नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। साजिश तो बहुत बड़ी थी साहब ये। और कई बार क्या होता है कि कोई अगर घटना हो जाती है तो शायद वो अच्छे के लिए हो जाती है। अगर ये लाल किले से कुछ कदम की दूरी पर कार बम ब्लास्ट ना होता, और चलो अभी तो हम कहते हैं कि चलो 10-15 लोग इसमें मारे गए, एक भी नहीं मारा जाना चाहिए, एक भी घायल नहीं होना चाहिए और एक भी बम ब्लास्ट कहीं नहीं होना चाहिए, एक भी साजिश इनकी सफल नहीं होनी चाहिए और नहीं हो रही थी। 2014 के बाद से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पठानकोट से आगे ये लोग बढ़ नहीं पाए कभी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई बड़ी घटना हुई नहीं। लेकिन ये अगर एक हो भी गई है, तो अब जरा देखिए कि जांच एजेंसियां कितने बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब हो रही हैं। 20-25 जगहों पर ईडी के छापे, एनआईए और एनआईए के साथ अलग-अलग राज्यों की पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां कुल मिलाकर के जितनी अब तक धरपकड़ कर चुकी है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का एक प्रोसेस है। एक सही समय आने पर गिरफ्तारियां होती हैं। बहुत सारे लोग हिरासत में हैं। उनसे जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर अब जगह-जगह छापेमारी हो रही है, बरामदगियां हो रही हैं और एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस के दिन या उसके आसपास ड्रोन्स के जरिए, रॉकेट के जरिए, कार बम ब्लास्ट के जरिए हमास की तर्ज पर बहुत बड़ा एक दहशत का कांड करने का पूरा इंतजाम था और इनको पकड़ा जा रहा है। पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ी जा रही है। कहां-कहां इनके तार जुड़े हुए थे, कहां-कहां से ये वित्त पोषण हो रहा था, ये सब अब समझ में आ रहा है और उसके खुलासे हो रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मामलों के विशेषज्ञ, जियोपॉलिटिकल मामलों के विशेषज्ञ और सेना को अपनी बहुत सालों तक सेवाएं देने वाले और उसके बाद भी अपनी पुस्तकों के जरिए बहुत सारे खुलासे करने वाले भी और समाज को और राष्ट्र को सजग करने वाले कर्नल अजय रैना साहब। तो अजय रैना जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको दर्शकों को धन्यवाद। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। एक अनंतनाग के कांजी कुंड से गिरफ्तार किए गए हैं, उठाए गए हैं जसीर बिलाल उर्फ दानिश, और ये तकनीकी सलाहकार था, तकनीकी सेवाएं देता था मोहम्मद उमर को, जो इस कार बम ब्लास्ट में उड़ गया है, खुद को भी उड़ा दिया है। जानकारी ये मिल रही है अजय जी, आपने तो सारा देख लिया होगा, कि ये ड्रोन्स बनाने का एक्सपर्ट था, उसको मॉडरेट करने का भी एक्सपर्ट था, ये कुछ रॉकेट वगैरह भी बना रहा था और कुछ इस प्रयास में था कि इसमें विस्फोटक लगा करके भीड़ भरे बाजारों में उसको गिराया जाए और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जाए। इनके और बहुत सारे सहयोगी पकड़े जा चुके हैं या पकड़े जा रहे हैं। इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं ये भी। दोपहर बाद जब मैंने आपको रिंग किया तो आपने पहला ही सेंटेंस बोला, गजवाए हिंद। तो ये इनके दिमाग से फितूर निकल नहीं रहा है या इनके दिमागों में ये फितूर भरने वाले देश के भीतर ही और बाहर कुछ ताकतें हैं जिनके गर्दन पकड़ने की भी जरूरत है अब। जी बिल्कुल ओमकार जी, एक समय था जब बाहर से लोग आते थे, टेररिस्ट आते थे, प्रीचर आते थे, भड़काने वाले आते थे, मिशनरीज आते थे, वो हमारे देश में आके एक सामने दिखता था कि बंदा आया है
कश्मीर में जब टेररिस्ट बाहर से आता था, वो चाहे पकड़ा जाए, 10 दिन के बाद मारा जाए, लेकिन खबर लगती थी कि बाहर वाला बंदा आया। अभी टेक्नोलॉजी में ना इतना एडवांस कर लिया कि अभी किसी को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या ज़रूरत है कि आपके दिमाग को कोई पहले वो जो कहते हैं ना भेजा निकालने का एक प्रोसेस है, जिसको रेडिकलाइजेशन कहते हैं। वो भेजा निकालने का प्रोसेस जब खत्म हो जाए, तो उसके बाद आप क्या हो, आप बेसिकली एक टॉय हो, रिमोट किसी और के हाथ में। आपने दिमाग ही निकाल के साइड पे रख दिया ना, और वो जो आपको कंट्रोल कर रहा है, फिर आप उसने आपको, उसकी ये कलाकारी है, हमें समझनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हम अपने देश के अंदर अपनी हिस्ट्री और अपने शूरवीरों के होने के बावजूद, हालांकि वो भी बात अलग है कि हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती हमारे ढंग से, हम अपने बच्चों को मोटिवेट उतना नहीं कर पाते जितने ये लोग इस हद तक मोटिवेट कर देते हैं कि आप खुद मरने पे आ जाते हो, आप मारने पे आ जाते हो, और आपको खुशी महसूस होती है। आपको लगता है कि आप एक ईश्वर का दिया हुआ काम जो कर रहे हो, ये हम सब जानते हैं कि सब गलत है। इनफैक्ट जो इलीगल है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जो चीज़ इलीगल है, वो इन लोगों को बोला जाता है कि ये तुम्हारा हक है। चाहे वो रेप है, मोलेस्टेशन है, पड़ोसियों की जायदाद हड़पना है, काफिरों को मारना है। तो जब आप ऐसे जो कलाकार बैठे हैं, जो पहले आते थे, पकड़े भी जाते थे, मारे भी जाते थे, आज वो रिमोटली बैठ के वीडियोस अपलोड करके, जैसे हम और आप और मैं बात कर रहा हूँ, वैसे बात करके, तो आपने सही कहा, दूर तक इनकी जड़ें हैं। और देश के अंदर ये जो जहर फैल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर ही कोई बैठ के प्रीच कर रहा है। हाँ, ये जैसे आपने बताया, ये जो आज पकड़ा गया बिलाल, ये टेक्निकल ना हाउ ज़रूरी है, बिकॉज लेक्चर सुन के दिमाग ख़राब करना अपना एक बात है। अब रेडिकलाइजेशन का अगर स्टेप देखेंगे, तो उसमें पहले मोटिवेट किया जाता है, फिर आपका दिमाग आपसे निकाल के साइड में रखा जाता है, उसके बाद आपको एक खतरनाक आतंकवादी बनाया जाता है। तो जब वो आतंकवादी बनने के लिए जो टूल जो उसने यूज़ करने हैं, उसके लिए तो हथियार चाहिए, चाहे हथियार हो, चाहे ड्रोन हो। तो ये जो स्कीम नज़र आ रही है, जो जहर की बात, जहर गुजरात में, लखनऊ में आज 2000-3000 पिस्टल पकड़े गए, ड्रोन का बिलाल की बात सामने आ गई, रॉकेट्स की बात सामने आ गई, बॉम्ब ब्लास्ट तो हो गया ऑलरेडी और काफ़ी सारे होने थे। तो ये जो सिचुएशन है, इससे ऑफ कोर्स एजेंसीज निपट रही हैं, और मैं अभी भी देशवासियों को बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अलर्ट रहें, ये ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी तारें जुड़ेंगी। आजकल के ज़माने में क्या है ना ओमकार जी, आजकल लोग सेल्फ मोटिवेटेड सिंगल, किसी को कहते हैं लोन वुल्फ, बन जाते हैं, अकेले ही खुद ही वीडियो देख दे के जाकिर नायक के पहले अपने आप को दिमाग खराब करो, फिर आप 3D प्रिंटर करके लेके आओ, 3D प्रिंटर से आप जो मर्जी चीज प्रिंट कर लो। जापान के प्राइम मिनिस्टर, जब एक्स प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ था, वो 3D प्रिंटर से बनी हुई पिस्तौल से हुआ था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये तो सामने आ गया ना, एजेंसीज काम कर रही हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। उसकी भी बात हो चुकी है काफ़ी प्रोग्राम्स में। बहुत ज़रूरी है ओंकार जी, हमें अपने आप को दुनिया से डिजिटली आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे चाइना ने अपनी फायरवॉल्स बना रखी हैं, आपको बाहर से इसके तार वाशिंगटन तक जुड़े हुए हैं, और आपको बीच में तुर्की फुर्की हुए, तो ऐसे नमूने हैं ही हैं। हमें अपनी पॉपुलेशन को अंदर जो कार्रवाई करनी है, सरकार कर रही है, और ये चलती रहेगी, सालों साल चलेगी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। पर हमें जो आई थिंक डिजिटली आइसोलेट करना चाहिए, हमें अपने सोशल मीडिया, अपने सिस्टम डेवलप करने चाहिए, और एक फायरवॉल बननी चाहिए, जिसको बाहर वाला आके हमारे लोगों का दिमाग ना खराब करे, और हमारे लोग जो बाहर VPN शीपीएन लगा के अटेम्प्ट मारेंगे, वो पकड़े जाएं। सेम टाइम जो अंदर लोग हैं, जो जो भी वही वीडियो देखते हैं, जिनको देख के गली गली में पैदा होता, उनको सीधा करना भी जरूरी है। सरकार चाहे और पुलिस चाहे, अगर वेस्ट बंगाल को हम छोड़ दें, केरला को छोड़ दें, तमिलनाडु को छोड़ दें, बाकी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, तो ये तो बात सीधी सी है कि अगर सरकार चाहे तो SHO के पास उस गली मोहल्ले के, उस इलाके के हर बंदे की खबर होती है। अब चाहिए विल पावर, आपको ये विल पावर दिखानी पड़ेगी, सिटीजन्स को रिपोर्ट की आदत डालनी पड़ेगी। आपने किसको रिपोर्ट करना है, कुछ नहीं है तो ओमकार जी के चैनल पे आइए और कमेंट में लिख दीजिए हमारे घर के आसपास ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसा है, तो कोई ना कोई देख लेगा। पर चुप नहीं बैठ सकते आप। अभी ये नहीं कह सकते कि पड़ोस में जो होता रहे, भगत सिंह पैदा हो तीसरे घर में, मेरे घर में बस तालियां बजाऊं, वो समाना निकल गया। आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज नॉर्मल सिटीजन्स। बट सरकार को एक बड़ा ये फैसला सोशल मीडिया में लेना पड़ेगा, बिकॉज आप जो मस्जिद में जाके, चर्च में जाके, कहीं और जाके आप जो मोटिवेट होते हो, उसको रेडिकलाइज होते हो, उसका फिर भी उसको ट्रैक करना आसान है।
आप इंटरनेट पे मोटिवेट होके रेडिकलाइज हो रहे हो किसी फॉरेन सोर्स से, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि अपने आप को माइनॉरिटी कहती है, फैक्ट रिमेन्स की वो बहुत बड़ा एसेट है ऐसे लोगों के लिए जो उनको खराब करना चाहते हैं। तो ये आपके माध्यम से अपील है कि हमें अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क और अपना फायरवॉल जितनी जल्दी हो सके बनाना पड़ेगा। अजय जी, मैं देख रहा था मेरे दिमाग में एक बात आई है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह क्या है? तो मैंने सर्च किया। अल का तो सबको पता है, एक संज्ञा है, किसी के आगे लगाओ उसको मजबूती देने के लिए। लेकिन फलाह क्या बलाए है? तो फिर मैंने देखा कि फलाह का मतलब जो है सफलता है, कल्याण है, समृद्धि है, मोक्ष है, आध्यात्मिक मोक्ष है और जन्नत है। जब ये जन्नत की बात की जा रही थी, यूनिवर्सिटी का नाम जब जन्नत रखा जा रहा था, तब घंटियां क्यों नहीं बजती हैं हमारे प्रशासन में, शासन में बैठे हुए लोगों के दिमाग में? और ये मैं देख रहा था कि इस यूनिवर्सिटी को जो जमीन दी गई है, ये कांग्रेस सरकार के शासन काल में दी गई है। कहाँ दी गई है? दिल्ली से मात्र 35-40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद जिले में दी गई है। इसके बाद यहाँ कश्मीर से बहुत सारे डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, उनको दाखिला मिला है यहाँ पढ़ाई करने का। बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ कश्मीर से आकर के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल आगोश में, बिल्कुल दिल्ली के करीब आकर के ये सब हो रहा है। और दिल्ली के करीब आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए इतनी जमीन दे रहे हैं, कौड़ियों के भाव, ना के बराबर मुफ्त में दे रहे हैं एक तरीके से। तो आप जो बात कह रहे हैं, ये चीजें क्या पॉलिटिकल पार्टियों पर लागू नहीं होनी चाहिए? उनकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या बीज बो रखे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, और इलेक्शन के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं उसका आ रहा है, लोगों को सबक मिल रहा है। लेकिन आपकी बात सही है, जो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो देखिए ओमकार जी, ऐसा क्यों होता है? आपने बड़ा सिंपल सा सीधा सवाल पूछा एज ए नॉर्मल सिटीजन, और हम सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, वो ही पहले रिफॉर्म्स उसके ड्यू हैं। आप एक नेता को चुनते हो जो आपका चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कल को डिप्टी सीएम बन सकता है, होम मिनिस्टर बन सकता है स्टेट में, जिसके ऊपर 2-3 मर्डर के केसेस चल रहे हैं, 4-5 रेप के केसेस चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने ये कर दिया कि जब आप कन्विक्ट हो गए तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। उससे पहले तो ये भी नहीं था। तो जब आपको ऐसे लीडर्स लॉ मेकर बन जाते हैं तो उनकी जो छत्र छाया, उनकी जो छतरी के नीचे ऐसे वाले जो फल फूल हैं वो पनपते लगते हैं। और उनको फिर क्या करते हैं कि ये जो मैंने हमेशा कहा, ब्यूरोक्रेट्स भी उतना ही खेलते हैं जितना उनको जरूरत है। वो भी एक लाइन वो भी क्रॉस नहीं करते, वो अपनी उस कंफर्ट जोन में वो अपना पैसा कमाते हैं, ऐश करते हैं, और वो मंत्रियों से भिड़ते नहीं है बिना मतलब के। तो ये कारण है। हो सकता हो किसी एसएचओ का दिमाग वहां पे हिला हो, लेकिन जब उसके ऊपर ही जब उसने रिपोर्ट भेजी हुई हो, किसी ने सुनी नहीं होगी। हो सकता है किसी ऐसे मिनिस्टर की प्रोटेक्शन में बना हो, क्योंकि ये बंदा खुद 4 साल जेल काट के आया। तो जो 3 साल जेल काट के आया फाइनेंशियल फ्रॉड में, आपने उसको यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत दे दी। आप जरा अपना 2-3 दिन या 1 दिन जेल काट के आइए ओमकार जी, और फिर पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, देखो क्या होता है। तो ये मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि हर चीज के लिए कानून है, हमारे देश के संविधान में हर प्रोविजन है, क्रिमिनल कोड में सब कुछ है, हम लगाते नहीं। एक एमपी को, एमएलए को अपने सदन के अंदर बोलने का हक है, उसको आप ट्रायल पे नहीं ले सकते, हम सब जानते हैं। वो भी मैं एग्री नहीं करता, बट फैक्ट। लेकिन जब वो बाहर भोंकता है कोई, मैं प्रधानमंत्री के को डेथ थ्रेट दे रहा है एक बंदा, उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो लीडर है और एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो फिर क्या होता है कि इसलिए पनपता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपको नाम का नहीं पता था तो पता कर लेते। हमने जो अब एक इस जो एसपी साहब ने वहाँ एक पोस्टर देखा श्रीनगर में और पूरी कार्रवाई की, वो भी तो सोच सकते थे अपने घर में आराम से। ये तो अंडरस्टूड है ना। अगर हम उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं लगातार, तो जिस अफसर ने उसको पहले पोस्टर वाली बात से शुरू की, क्या वो सोया होगा आज तक? कहाँ कहाँ वो भागा होगा, कहाँ कहाँ उसकी टीम्स डिप्लॉय होंगी, कहाँ 24 घंटे, मुझे पता है ना।
आप कैसे उसको टच में रह रहे हो, 2-2 मिनट की खबर आपको आ रही है, फिर एक धमाका हो जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, उसके ऊपर देखो कितना स्ट्रेस है। तो वो अपना काम कर रहे तो बाकी को नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हमारे देश में कोई अगर डीसी के डिस्ट्रिक्ट में कहीं बहुत बड़ा दंगा हो जाता तो सबसे बड़ी पनिशमेंट डीसी की है कि उसको वहां से हटा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डीसी बना देते हैं, या कुछ दिन सेक्रेटरी में जीएडी में अटैच करेंगे, उसके बाद उसको कमिश्नर बना देंगे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, देश चलाता है ब्यूरोक्रेट। ये जो आपने सवाल पूछा, उस फाइल के ऊपर सिग्नेचर भी ब्यूरोक्रेट के हुए होंगे, जहाँ के बाद मंत्री जी ने ओके कर दिया होगा, उसके नीचे पूरी कहानी ये बताते हुए कि बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी बन रही है, जिस इलाके का पूरा भला करेगी, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट आएंगे। ये सारी कहानी एक ब्यूरोक्रेट ने ही लिखी होगी, जिसके ऊपर लाल पेन से मंत्री जी ने ओके लिखा होगा। तो जब आप ब्यूरोक्रेसी का हम अकाउंटेबिलिटी देखो, हम जजेस को कहते हैं, जजेस को हम नहीं काबू कर सकते, ये हुआ, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स को पूछता है। वो इसलिए नहीं पूछते कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार 15 साल हो रही है। अदरवाइज हमारे याद में अगर देखें आप, नेहरू का टाइम तो हमने देखा नहीं, इंदिरा जी भी आई, जेल भी गई, वो सब चलता रहा जब हम बिल्कुल छोटे थे। उसके बाद हमने सरकारें कहाँ देखी स्टेबल। यूपीए 1 और 2 जो था वो तो पता था कि आज इलेक्शन तो आज ही खत्म है। तो ये एक सिलसिला बना कि सरकार लगातार चल रही है अभी। अदरवाइज जो 5 साल के लिए आते थे इलेक्ट होके, उनको अपने जो इलेक्शन पे खर्चे हो रखे हैं। वो भी एक और बड़ी त्रुटि हमारे सिस्टम में है कि आप 10-15 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन जीतते हो, अपना पैसा लगाते हो, पार्टी को ही देती है, बाकी अपना। तो आप बताइए कि जो बंदा 15 करोड़ लगाएगा तो क्या 15 करोड़ कमाएगा? नहीं, वो 15 की जगह 30 करोड़ कमाएगा। पहले 15 रिकवर करेगा और 15 अगले इलेक्शन के लिए तैयार करेगा। तो ऊपर से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये ठीक है, हम जिहादियों को गाली निकाल सकते हैं, मिशनरीज के लिए बात कर सकते हैं, मुल्ला कॉम्प्लेक्स को कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज से वो एक स्टोन एज को बिलोंग करती हैं, आज के ज़माने में बिलोंग नहीं करती। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमें अपना इलेक्टोरल सिस्टम, अभी अगर आपके पास सोशल मीडिया आ गया तो आपको क्या ज़रूरत है एक मैदान में खड़े होकर 10,000 लोग इकट्ठे करके पहले बसों में डाल के उनको लेके आओ, फिर उनको खाना खिलाओ, फिर छोड़ के जाओ। यही खर्चे होते हैं ना, क्या ज़रूरत है पोस्टर लगाने की? तो किसी को इसके बारे में सोचना है। मैं तो कहता हूँ क्या जरूरत है आपको ईवीएम, रोज ईवीएम बदनाम करते हो। आपके पास एटीएम का जाल बिछा पड़ा है दुनिया में, इंडिया में। किसने कहा एक ही दिन इलेक्शन कराने हैं? ओमकार जी, आप ये बोलें कि 1 हफ्ता इलेक्शन का टाइम है, किसी भी एटीएम पे जाओ, आपका अकाउंट में केवाईसी हो रखा है, आपका पैन, आपका आधार ऑलरेडी कनेक्टेड है बैंक के साथ, उसके साथ वोटर आईडी को आप कनेक्ट करें, और मैं किसी भी एटीएम में किसी भी टाइम 1 हफ्ते के लिए जाके अपना वोट डाल के आ जाएं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसे वाले रिफॉर्म के बारे में सोचते हो तो लोगों को अपने हाथ से पावर निकलते हुए नजर आती है। तो वो जो जब मोदी जी ने कहा था कि लेटरल इंडक्शन हो, तो वो हमारे पासवान जी ने रोक दी थी उसके बाद। तो वो यही इरादा था कि आईएएस के अंदर जो एक मस्ती का आलम है ना कि हम देश को चलाते हैं, हम देश को रूल करते हैं, उसको तोड़ने के लिए था। तो बड़े लेवल पे आई थिंक ये, मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ओमकार जी, कि हम काफी लोग बात कर चुके हैं, ब्लास्ट कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, सही है, को पता। सही है। आई थिंक हमें थोड़ा बड़े इशू पे जाके देखना पड़ेगा कि गलती हो कहाँ रही है, कहाँ से स्टार्ट करें, और कहाँ फिर हम नीचे आते आते अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, मैंने इसीलिए आज इस टॉपिक को लिया है कि हम भी गंभीरता से क्यों ना चर्चा करें। बाकी सब चीजें ठीक है कि भाई रॉकेट और ये ड्रोन्स और ये सारी चीजें, वो सब चीजें अब आ गई हैं पब्लिक डोमेन में। लेकिन बात यह है कि अभी अभी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने इसकी गिरफ्तारी की है और इसका नाम जवाद सिद्दीकी है। मैं तो कहता हूं कि केवल संस्थापक को क्यों, इस यूनिवर्सिटी को जमीन देने वाले जो सरकार के अंग थे, या जो वहां पर अनियमितताएं चल रही थी, जिस तरह की नियुक्तियां हो रही थी, जिस तरह के लोगों को भर्ती किया जा रहा था, उन सब की भी बहुत डीपली आज वहां का प्रशासनिक भवन सील किया गया है। 4 बजे वहां से एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी को तुरंत परिसर छोड़ने के आदेश दिए गए। और खबर यह है कि करीब 15-20 मिनट के भीतर, आधे घंटे के भीतर वहां से 60 से 70 गाड़ियां एकदम परिसर से बाहर भेजी गई हैं। इसका मतलब ये है कि ईडी ने और जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने पूरे परिसर को घेर लिया है और उसकी पूरी तह तक जानकारियां ली जा रही हैं। आसपास में खंदावली गांव है, कई मस्जिदें हैं जहां पर ये गांव में ये घर किराए पर लिए गए थे, किसके जरिए लिए गए थे उनको पकड़ा जा रहा है।
ये बहुत बड़े पैमाने पर इस समय कार्रवाइयां चल रही हैं, और केवल यहाँ नहीं चल रही है कि हरियाणा में या दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में भी चल रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर धरपकड़ चल रही है। मैं शुरू में इसलिए कह रहा था अजय जी कि एक घटना हो गई है, चलो उसमें 15 लोग मारे गए और कई घायल हो गए, लेकिन कई बार एक घटना जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ा, वो बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है, और बहुत बड़े पैमाने पर जो नरसंहार होने वाला था उसको टाल देती है। जी बिल्कुल, मैं इसको आहुति कहता हूँ। पहलगाम में जब हुआ तो तब भी मैंने कहा था कि बुरा लग रहा है, 26 लोग चले गए, जाने चली गई। आप ये मान के चलिए उन्होंने अपने देश की आहुति दे दी, क्योंकि पहलगाम ना होता तो पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ ना मारते जैसे मारा। और अभी जो कॉन्फिडेंस है आज की, जिस दिन मन करेंगे ठोक देंगे। और उससे पहले गलवान में आहुति चढ़ी तो एकदम से हमने पूरा अपना डिफेंस मोबिलाइजेशन, डिफेंस इक्विपमेंट का खरीदना सब शुरू कर दिया। सिंदूर के बाद जो हमने किया है वो भी शायद लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए जो देखने में शायद मिलेगा, मुझे लगता है कि काइनेटिक फेज भी आएगी, बट हालांकि मेरा अपना मानना है कि इस टाइम की लड़ाई बड़ी डिफरेंट लड़ी जाएगी। आप सेम लड़ाई बार बार नहीं लड़ सकते। तो ये उन 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 26 लोगों की आहुति चढ़ी कि ये स्टेज आई। अब आपने सही कहा कि ये जो अभी आहुति, वो परिवार उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो जख्म को भी भरते नहीं है। लेकिन फिर वही है कि जब सभ्यता और सिविलाइजेशन और भारत और देश की बात आती है तो ये आहुतियाँ चढ़ती हैं। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि ये लोगों की जान चली गई, उन्होंने अपनी आहुति दे दी जाने अनजाने में। अभी उसको हमने वेस्ट नहीं करना है। जैसे हमने गलवान वाले को एक बिल्कुल अंजाम तक लेके गए, हम सिंदूर वाले को लेके गए। तो इसमें जो जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे देश में छापामारी चल रही है, गुजरात में रिकवरीज हुई हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं लखनऊ में मस्जिद में बहुत सारा हथियार पकड़ा गया आज। और JNK ऑफ कोर्स यहाँ तो हो ही रहा है। तो बिल्कुल इसलिए मैं कहता हूँ एजेंसीज हजार चीज़ों पर नज़र रखती हैं। हो सकता है हज़ारों में से एक छोटी सी चीज़ आंखों से निकल जाए, तो हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे आज शाम को संजय जी के साथ शो था, तो एक बंदे ने 2-3 बार लिखा कि हम पठानकोट में और यहाँ काफ़ी सारे नॉन लोकल्स मेरे को दिखते हैं। तो मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पठानकोट तो जम्मू एंड कश्मीर का नब्ज है, वहाँ से वो चौक पॉइंट है। आपको JNK एंटर करना तो आप कहाँ से आएंगे? आप पठानकोट से आएंगे। और ये आप देखिए हमारे हाईवेज के साथ साथ जो होटल्स बने, आप कह रहे थे ना कि ये यूनिवर्सिटी बनी तो उनको पता नहीं चला। हमारे हाईवेज के साथ साथ होटल्स हैं जिनके नाम से आपको पता नहीं चल सकता है ये इसका ओनर कौन है। रेलवे स्टेशन के साथ साथ झुग्गी बस्तियां, आप दिल्ली कैंट में जब एंटर करते हैं आप तो जानते ही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों वॉल्केनो के ऊपर बैठे हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि जब एक तरफ से शुरू होती है ना कार्रवाई, तो दूर वहां से कोसों मील दूर बैठा बंदा भी वहां से भागना शुरू कर देता है। अपने बांग्लादेशियों को भी देखा है ऐसा ये होते हुए। शुरू तो करें। तो उसके लिए क्या है, आपके पास मैन पावर पूरी नहीं है, क्योंकि आपने पुलिस रिफॉर्म किए नहीं। तो फिर बात आ गई काफ़ी सारी चीज़ें हमें टॉप से करनी बाकी हैं। और ये जो हम पाकिस्तान को जब चाहें पीट लेंगे, बांग्लादेश को हम जिस दिन चाहेंगे थप्पड़ मार के समुद्र में गिराएंगे। हमें अंदर का जो सिचुएशन है इसमें आई थिंक टॉप लीडरशिप को बैठ के ये जो वाइटल पॉइंट्स हैं, अगर मेरे दिमाग में 2 पॉइंट्स हैं, आपके दिमाग में 2 पॉइंट, तो मेरे को पता है सरकार के अंदर 10-12 लोग उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये सिचुएशन कभी भी हाथ से निकल सकती है। अभी जो हमें ये खुशी होना चाहिए कि ये फ्लॉप कर लिया हमने उनका प्लान। हमें ये भी नहीं पता कि और कितने प्लान थे, कितने मॉड्यूल हैं। गुजरात का बंदा अनकनेक्टेड हो, बांग्लादेशी डॉक्टर वहां जहर लेके बैठा हुआ था, किसको पता कि कोई और कहीं कर्नाटका में ना बैठा हो। तो खतरा टला नहीं है। हम अपना फर्ज निभाएं और सरकार से निवेदन करें कि प्लीज आप ऊपर से रिफॉर्म स्टार्ट करें, तो फिर जाके ढांचा शुरू होगा। नहीं तो आज एक पकड़ा गया, कल को हो सकता है कि एक श्री साईं बाबा शिरडी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी खुल जाए और वहां भी काम चलता हो। हमें नहीं पता। हमने देखा नहीं योगी जी ने जब कांवरिया यात्रा में जब नाम लिखने के लिए बोला था तो क्या क्या निकल के आया। तो ये पूरा क्लियर है और एजेंसीज का काम है सरकार को रिपोर्ट करना, वो रिपोर्ट करती हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक वीटो है, वो आपके इसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ काम नहीं करने देते। उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि इनको कुछ नहीं करना है। तो वो उस वीटो को दूर करने का जो अथॉरिटी है वो सरकार के पास ही है। खास करके वो सरकार जो 15 साल अभी यहाँ बिता रही है, 11वें में चल रही है। नॉर्मल सरकारों को तो काबू नहीं आते ब्यूरोक्रेट्स। जी अभी आप जो बात कह रहे थे ना कि ब्यूरोक्रेसी के भीतर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं
मैं सिर्फ दर्शकों और आपसे एक खबर शेयर करता हूं। ये आज ही खबर छप जा रही है, पोर्टल पर पड़ी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस लोकुर हैं। इन्होंने क्या कहा है, बस जरा इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पहले जेल में डालें, फिर इन्वेस्टिगेशन हो, ये नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सोच समझकर आराम से काम करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई तो रेड करो, जेल में डालो। ये नहीं होना चाहिए कि पहले जेल में डालें और फिर इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसा नहीं लगता कि ये लोग ऐसी जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और इतनी गैर जिम्मेदार बात करते हैं? अगर किसी एजेंसी के पास कोई कॉन्क्रीट सूचना मिल गई है और उसको पकड़ना बहुत जरूरी है कि वो हाथों से ना निकल जाए या कोई और बड़ा कांड ना कर जाए, तो ये इनको क्या ऐतराज है, इनको क्या परेशानी है? इनके पास तो सूचना नहीं होती है। इनके पास तो सूचना तब पहुंचती है जब पूरा आरोप पत्र आईओ तैयार कर देता है और अदालत में पेश करता है। ओमकार जी, वो लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि रात को 11 बजे नौगांव पुलिस स्टेशन में लोग क्या कर रहे थे। जो आप कह रहे हो उनको समझ नहीं आएगी कि अगर आपकी कहीं रिकवरी हुई है और एक बड़ा खतरनाक और अननोन एक्सप्लोजिव आया है, तो आप सुबह होने का वेट नहीं करते। आप उसी टाइम पहले चेक करते हो ये है क्या, कहाँ से आया, इसकी तारें कहाँ जुड़ी हैं और जो हालात चल रहे थे। और इसका कारण क्या है? ये जो मिलॉर्ड वाली जो कम्युनिटी है, इनको हमने सिर पे चढ़ा के रखा होता है। आप मोदी जी ने लाल बत्तियां पीली बत्तियां सब हटवा दी गाड़ियों से, ये आज भी एस्कॉर्ट लेके हुटर जाते हुए जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, मान लिया, सिर पे चढ़ा लिया। फिर जब ये रिटायर होते हैं तो फिर किस बात की प्रोटेक्शन इनको दी जाती है? एक नॉर्म बना हुआ है, एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसके घर के बाहर पुलिस वाला खड़ा होगा। क्यों भाई? आप लोगों ने तो पूरी जिंदगी उनको उनके साथ कॉपरेट किया है, आप तो सेफेस्ट हो। तो जब आप एक सेफ्टी के बबल में रहते हो ना, तो आपको बाहर हर चीज ही धुंधली दिखती है कि यह बकवास है, मेरा बबल बड़ा साफ है। जैसे कहते हैं ना, आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हो तो टूर ऑपरेटर क्या करते हैं, वो आपको एक मर्सिडीज में बिठाएंगे या एसी गाड़ी में बिठाएंगे, आप घूमोगे, बड़ी बड़ी जगह देखोगे और बाहर की स्मेल अंदर नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको हीन भावना, यार हमारे भारत में तो स्मेल आती है यार सड़कों में। अगर उसको फील करना, आप पैदल चल के देखो या नॉर्मल गाड़ी में बैठ के देखो जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, फिर पता चलता है। तो ये वो बबल में, ये लोग बबल में ट्रेवल करते हैं। तो फिर अगेन, अगर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो फिर किसने करने हैं? ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। और जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये हैं कि जो ये कहते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोलो सब माफ है, पार्लियामेंट के बाहर अगर आप बड़े लीडर हो, कुछ भी बोल रहे, प्रधानमंत्री जी को मारने की धमकी देकर निकल जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। और जो जो डीसी वो उधर से गया वो फिर सिस्टमिक हैं, जो उसके अंदर जो जो मैं मुस्लिम वीटो की बात कर रहा हूँ, या रात को कोर्ट का खुलने का, हमारे स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर खुलता है। तो ये वो लोग हैं जिनको पता है कि इनको, इनके कुछ नहीं होने वाले, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं फॉरेन में, ये टोटल ऐश करते हैं। आप और मेरे को चिंता है कि जब हमारे दरवाजे पे रात को खटकाने आएगा तो हमें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही अपने लिए मरना और जीना है। इसलिए हमें थोड़ी सी वरी होती है। और आप ये, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास एक क्लू आया कि 100 बंदा आज कल सुबह उठ के कुछ करने वाला है या रात को दंगा करने वाला, तो क्या आप उसको दंगा करवा के पटाखा चलाने के बाद पकड़ोगे, या आज पकड़ के उसको पहले रोकोगे? ताकि जैसे फरीदाबाद में हुआ, अगर वो ना हुआ होता, इस जज साहब की बात मान लेते, तो हमें तो सारे धमाके 36 के 36 धमाके करवा के 6 दिसंबर को, और रॉकेट और ड्रोन और जहर वहर पीने के बाद फिर हम पकड़ते और फिर हम जज साहब के पास लेके जाते। तो फिर जज साहब कहते हैं, हाँ बेटा तेरे को डंडा मार के मारपीट की है क्या इंटरोगेशन में? वो अगर वो ऐसे भी कर देता तो बोला नहीं ये खारिज है। तो हमने इतनी लेयर्स बना रखी हैं ओंकार जी सोसाइटी में। मुझे तो ये जो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ लेयर्स हैं, ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय वाला, वो मुझे उसका वो ठीक है। मुझे इन लेयर्स की चिंता है, जहाँ पे वीवीआईपीज हैं, फिर वीआईपीज हैं, फिर बिना अनअनाउंस्ड वीआईपीज हैं। आप किसी आईपीएस अफसर के घर जाके देखिए, रिटायर्ड, क्योंकि आईपीएस है तो नेचुरली वो एडीजीपी उस लेवल पे रिटायर होगा अनलेस अनटिल, तो आपको उनके घर में सर्विंग पुलिस वाला मिलेगा काम करते हुए, या उनकी प्रोटेक्शन में। चाहे उस आईपीएस ने पूरी जिंदगी
दफ्तर के बाहर पैर ना रखा हो। सिमिलरली यही हाल है जजेस का। और मैं बड़े प्राउडली कहता हूँ कि आप जाइए किसी रिटायर्ड जनरल के घर में, आप पांडे साहब के घर जाके देख लीजिए, आधे से ज्यादा फ्लैट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो एनसीआर में सेटल हुए हैं वो फ्लैट में ही रहते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर पाते। आपको कोई नहीं दिखेगा, जनरल साहब की मैडम खुद आपको चाय पिलाने आएगी, आप जाके देखिए। तो ये फर्क है। अगर एक एक प्रोफेशन में ऐसा वाला कल्चर है तो दूसरों में क्यों नहीं है? जब दूसरों की पे भी इनसे ज्यादा है, पावर भी इनसे ज्यादा है, हमारी तो आधी बात ही कोई नहीं मानता। हम बुलेट प्रूफ जैकेट आज मांगते हैं, 15 साल लग जाते हैं आते हुए, क्योंकि वो बाबूजी साइन करने वाले नहीं है। तो जो आपने जो वीडियो दिखाया, ये भी एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए हमारी जनता को और सरकार को कि भाई ऐसे वाली मेंटेलिटी इसलिए है कि आपने उनको ऐसे वाला माहौल बना के दिया। नहीं तो आप असेसमेंट किए ना, एक जज है जिसने 15-20 बंदों को फांसी चढ़ा रखी हो तो समझ आती है कि उसको खतरा है। जिस भाई साहब ने, जिसके घर से करेंसी के नोट निकले और वो न्यायाधीश बन के घूम रहे हैं आज, कल को रिटायर होंगे और आप उनको पहले तो सजा दोगे नहीं क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, उसके बाद आप उनको प्रोटेक्शन भी दोगे, तो फिर ऐसी बातें करेंगे जी। लेकिन इधर थोड़ा तसल्ली मिलती है देख करके कि कम से कम पहलगाम की घटना के बाद बहुत बड़े पैमाने पर और कई स्तरों पर साफ सफाई अभियान शुरू तो हुआ है। जो विदेशी यहाँ बरसों बरस से रह रहे थे, जिन्होंने 2-2 3-3 पीढ़ियां यहाँ रह करके तैयार कर ली थी, जबकि वो पाकिस्तानी हैं या दूसरे देशों के हैं, उनका अब सफाया हो रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं एसआईआर के बहाने ही से ही बिहार से भी लोग भागे हैं निकल करके, अब बंगाल से भी लाइन लगी हुई है, भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, रोहिंग्याज भी भाग रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पर थोड़ी प्रतिबद्धता, थोड़ा संकल्प इस सरकार का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन फिर से यह सवाल उठता है अजय जी कि कोई तो था जिन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोली थी इन लोगों के लिए। बिल्कुल ओमकार जी, सरकार की डेफिनेशन में हमें बड़ा क्लियर समझना चाहिए कि लॉ मेकर जो है, जिसको हम एमपी चुन के भेजते हैं, उसका जो लॉ की लैंग्वेज लिखने वाला है ना, जो नोटिंग लिखता है, वो ब्यूरोक्रेट होता है। तो मोदी जी साहब जैसा स्ट्रांग लीडर आया, गुजरात से इतने सालों का अनुभव लेके आया, तो वो उनको थोड़ा नकेल डालने में कामयाब हुए। हमारे देश में ऐसे ऐसे रक्षा मंत्री हुए हैं जिनको एक कर्नल और एक जनरल के रैंक में फर्क नहीं पता चलता था। उनका कसूर नहीं है, उन्होंने कभी फौज देखी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी रिटायर्ड जनरल को तो डिफेंस मिनिस्टर बनाते ही नहीं। आपको जयशंकर साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है बिकॉज वो डिप्लोमेट रहे हैं। और सब, अगर आप ब्यूरोक्रेसी को ओवरऑल रिफॉर्म नहीं करना चाहते तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप देखो, ईमानदार लोग तो इनमें है ना, ऐसा तो नहीं कि सारे चोर हैं। आपको ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को ही की तरफ ही जाना पड़ेगा अपने मिनिस्टर बनाने के लिए। अभी अश्विनी वैष्णव को मत बना देना, जिसको पता नहीं कि वो आरजू काजी के चैनल अभी भी चल रहे हैं। अदरवाइज ब्यूरोक्रेट को ब्यूरोक्रेट ही कंट्रोल कर सकता है। तो एक इंटरिम स्टेप तो ये होना चाहिए कि अब उसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आ जाती है। अगर आपने किसी से कोई चुन के आया है किसी बड़ी स्टेट से और वहाँ बाहुबली है और उसके पास आपको पता कि असेंबली इलेक्शन भी जिताने हैं, तो आप उसको मिनिस्टर भी बनाते हो। तो बट ठीक है, डेमोक्रेसी पे कभी फिर हम बात करेंगे। ये भी एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसने अपनी जिंदगी जी ली जितनी जिंदगी, अभी कुछ और एक नया वर्जन आने का ड्यू है, बट खैर बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। बट हाँ, एटलीस्ट फेस ऑफ इट आप अकाउंटेबिलिटी शुरू कीजिए। लीडरशिप के ऊपर किसी को डाउट नहीं है हमारे, और ये लीडरशिप टोटली डिफरेंट है, नेशनलिस्टिक है, राष्ट्रवादी है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस लीडरशिप, वो लीडरशिप है। जब हम गवर्नेंस की बात आते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स की बहुत बड़ी भूमिका आती है, और वही फाइल्स मूव करते हैं और वही फाइल चलाते हैं, और जो करप्ट मिनिस्टर हैं उनको पैसे भी ब्यूरोक्रेट ही खिलाते हैं, वो चेन बन जाती है। और जो ईमानदार होता है, अच्छा एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, मुझे बड़ा सख्त ईमानदार मिनिस्टर आता है, जैसे किरण बेदी जी अगर जीत जाती जी, तो भी करप्शन चलती, बिकॉज वो तो ना खाती लेकिन उनके नीचे वाले खाते। और जिसने काम करवाना उसने जाकर मैडम को कभी बताना नहीं है, उसको अपने काम से मतलब है, उसमें दोबारा काम करवाने भी तो आना है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा। तो इसलिए मेरे को ये भी कई बार आता है कि छोटी छोटी स्टेटों का जो एक कॉन्सेप्ट है कि छोटी स्टेट बनाइए आप, उनको ये थोड़ा काबू करना, चलाना थोड़ा सा आसान रहता है। बड़े बड़े स्टेट्स हैं हमारे, जिसमें मुख्यमंत्री जी चाहें भी तो 5 साल में शायद पूरी स्टेट का चक्कर नहीं लगा सकते। मगर अब वो क्या है कि वो स्टेट डिफाइन, यूपी से डिफाइन करती है पार्लियामेंट की कंपोजिशन। तो कहीं ना कहीं किसी को जहर घूंट पी के ना ओमकार जी, किसी को एक दिन खड़े होकर बोलना पड़ेगा रिजर्वेशन खत्म। अगर गरीब हो
जिस मर्जी तबके के हो तो आपको रिजर्वेशन देंगे, हम पढ़ाएंगे, क्रीमी लेयर को नहीं देंगे, जो मर्जी हो। वो सरकार डूबेगी मगर देश का हित हो जाएगा ना। तो वो, और मुझे लगता है कि एक काम मोदी जी ऐसे वाला काम कर जाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपना हित हमेशा पीछे रखा है। लेकिन दिल्ली में एक दलदल होता है ओमकार जी, आप जितना मर्जी, हम कहते हैं ना योगी जी आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जिस दिन दिल्ली आएंगे उनको भी समझ आएगी कि यहाँ का दलदल इतना गहरा है कि पहले 8-10 साल तो आपको वो कीचड़ साफ करने में लग जाता है। और अगर कोई ब्यूरोक्रेट अगर करप्ट नहीं भी है ना, वो जो अगर करप्ट ब्यूरोक्रेट नहीं है वो सबसे बड़ा अड़ियल होता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो करप्ट नहीं है वो अड़ जाता है, वो हर जगह पे कानून बताना शुरू कर देगा। तो बड़ी जटिल सी समस्या है। जिन लोगों ने उधर काम किया है ना उनको समझ आती है। और किस्मत ने मौका दिया, मैंने भी वहाँ दिल्ली में नौकरी की है, तो पता है कि कैसे सिस्टम चलता है। तो जनता को समझना चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ती है कि बार हम बड़े वो भी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। बाकी लेट्स सी, कुछ महादेव की कृपा भी है देश के ऊपर दिख रही है। इलेक्शन रिजल्ट अच्छे आए हैं तो इससे भी मनोबल बढ़ा हुआ है। तो इसको चलते रहे, कंटिन्यू करते रहे, तो फिर देखते हैं। बिहार रिजल्ट को न्यूयॉर्क वाले भी देख रहे थे, वाशिंगटन वाले भी देख रहे थे बैठ के कि क्या होने वाला है अंदर, हाँ, टैरिफ हटाएंगे। संदेश तो व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है बिहार का। जी बिल्कुल। जी, अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।